नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। जैसे आप सभी ने हमारी पिछली कहानियों रीबोर्न एम्परर को इतना प्यार दिया, वैसे ही उम्मीद है कि आप इस नई कहानी को भी अपना प्यार देंगे। आज हम लेकर आए हैं एक नई, रोमांचक और शक्ति से भरी कहानी, कैप्सूल एक्स विराज का बदलाव। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कमजोर था, डरपोक था, लेकिन एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ध्यान रहे, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कैप्सूल एक्स विराज का बदला। ये पहली बार था जब विराज ने अपनी दिल में बसी तलवार मणि के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि तलवार मणि से निकलने वाली सूचनाओं की मात्रा इतनी ज्यादा होगी। अगर उसकी आत्मा की शक्ति आत्मा की महान प्राण शून्य अवस्था तक नहीं होती तो शायद वह सूचनाओं के इस जबरदस्त प्रवाह को संभाल नहीं पाता और उसका दिमाग बम की तरह फट जाता। विराज ने तुरंत उन सभी सूचनाओं को अपने दिमाग में सही तरह से व्यवस्थित किया और सभी सूचनाओं को समझने की कोशिश की। इसके बाद उसने अपनी चमकीली आंखें खोल ली। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी चमचमा रही थी। उसने कहा, तो ये ऐसे काम करता है। ऐसे लोग जो पुनर्जन्म के 6 मार्ग में पैदा होते हैं, वह लोग कैप्लर यूनिवर्स में आने पर अपनी पहचान छिपाने के लिए एक गुप्त आभा तकनीक का इस्तेमाल करते थे। उस गुप्त आभा तकनीक के बल पर वह लोग अपनी पहचान छिपा पाने में कामयाब हो जाते थे और इस तरह कैप्लर यूनिवर्स के अभिशाप से खुद को बचा लेते थे। ये जानने के बाद कि कैप्लर यूनिवर्स के अभिशाप से बचने का एक मार्ग था, विराज के दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक किरण ने दस्तक दे दी थी। हालांकि गरुड़ आपदा की ताकत को कमजोर नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर कैप्लर यूनिवर्स के अभिशाप को टाला जा सका तो बिजली आपदा की बिजली की शक्ति और ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती चली जाएगी। गोल्डन पंख जो अभी तक किसी तरह गरुड़ आपदा को झेल रहा था, बिजली की बढ़ती हुई शक्ति को एक सीमा तक ही झेल पाने में वह सक्षम था। ऐसे में बिजली की बढ़ती शक्ति अगर बढ़ना रुक जाए तो गोल्डन पंख गरुड़ आपदा को झेल पाने की स्थिति में आ सकता था। लेकिन इसमें एक समस्या थी। ये सोचते हुए विराज बड़बड़ाया, गुप्त आभा तकनीक को सीखने में काफी ज्यादा समय लगता है। फिलहाल इस तकनीक को सीखना संभव नहीं है। गुप्त आभा तकनीक ही एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से पुनर्जन्म के 6 मार्ग की आभा को कैप्लर यूनिवर्स की नजरों से छिपाया जा सकता है। इसके अलावा इस तरह की तकनीक अमूल्य होती है और इतने कम वक्त में ऐसी तकनीक को हासिल कर पाना संभव नहीं है। ये कहकर विराज के चेहरे पर आई खुशी फिर से मायूसी में बदलने लगी। उसे समझ आ रहा था कि गुप्त आभा तकनीक को ढूंढ पाना और फिर सीख पाने में लंबा समय लगेगा। तब तक तो कैप्लर यूनिवर्स का अभिशाप अपना काम कर चुका होगा। मायूसी से भरा हुआ वह गोल्डन पंख की ओर देखने लगा। उसे एहसास होने लगा कि शायद गोल्डन पंख अब नहीं बचेगा और वह कैप्लर यूनिवर्स के अभिशाप की वजह से मारा जाएगा। आंसू की एक रेखा उसके चेहरे पर उभर आई। उसका दिल जोर जोर से गोल्डन पंख के लिए रोने लगा। वह किसी भी कीमत पर गोल्डन पंख को बचाना चाहता था, लेकिन उस समय उसके पास कोई भी चारा नहीं था सिवाय गोल्डन पंख को गरुड़ आपदा में मरता हुआ देखने के। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक स्पेशल आइटम बचा था। उसने तुरंत सिस्टम से कहा, बायो कैप्सूल, मुझे स्पेशल आइटम तुरंत चाहिए। विराज के पास सिस्टम की तरफ से एक स्पेशल आइटम पाने का मौका बचा था। गोल्डन पंख को बचाने का विराज का ये आखिरी मौका था। विराज को उम्मीद थी कि बायो कैप्सूल उसे किसी भी हाल में कोई साधारण वस्तु नहीं देने वाला था। वह सोचने लगा, शायद मुझे सिस्टम से कोई विशेष वस्तु हासिल हो जाए जिसके बल पर मैं गोल्डन पंख को इस गरुड़ आपदा और कैप्लर यूनिवर्स के अभिशाप से बचा सकूं। नहीं तो गोल्डन पंख के जिंदा बच पाने की संभावना न के बराबर हो चुकी थी।
उसी समय विराज की आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला होने लगा और अगले ही पल विराज तारों से भरे आसमान के बीच में बैठा था। उसके पैरों के नीचे अनगिनत टूटे हुए तारों का सैलाब बिखरा पड़ा था। चारों ओर तारों की नदियां बह रही थी। उन तारों की नदियों में असंख्य चमकीले गेंदें बह रही थी। उन गेंदों को देखकर विराज समझ गया कि उसे क्या करना था। उसने तुरंत अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और तारों की नदियों में से एक गेंद को पकड़कर खींच लिया और उस गेंद को दबाकर चकनाचूर कर दिया। सिस्टम की आवाज विराज के दिमाग में गूंज उठी। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! आपने स्पेशल आइटम में तूफान का विनाशक जीता है। सिस्टम की आवाज के बंद होते ही विराज की आंखों के सामने एक चांदनी रंग की धातु की गेंद उपस्थित हो गई। उस धातु की गेंद की सतह पर नीले रंग की रोशनी चमक रही थी। विराज उस धातु की गेंद को ध्यान से देखने लगा। उसी समय उस गेंद पर कुछ शब्द उभरे। तूफान का विनाशक बाहरी दुनिया का एक गुप्त हथियार। अपने चारों ओर 100 किलोमीटर के दायरे में उठ रहे हर तूफान की बिजली को सोख लेता है और इस तरह तूफान की बिजली की शक्तियों के प्रभाव को सीमित कर देता है। उन शब्दों को पढ़ते ही विराज की आंखों में खुशी के आंसू उभर आए, मानो उसके मरते प्राणों को अमृत मिल गया हो। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, ये तूफान का विनाशक एकदम सही समय पर आया है। सिस्टम, तुम कमाल हो, तुम्हारी जय हो। जिस समय वह क्षण आएगा जब गोल्डन पंख गरुड़ आपदा को अपने ऊपर और अधिक नहीं झेल सकेगा, उस समय विराज इस तूफान के विनाशक का प्रयोग करके गरुड़ आपदा के प्रभाव को सीमित कर सकता था। हालांकि ऐसा करने की वजह से गोल्डन पंख के रूपांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन इस समय गोल्डन पंख की जिंदगी बचाना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी था। विराज फिर से तारों की दुनिया को छोड़कर हकीकत की दुनिया में आ चुका था। हकीकत की दुनिया में लौटते ही विराज का ध्यान सीधे अपने हाथों में चला गया। उसके दोनों हाथ खाली थे। उसके हाथों में धातु की गेंद नहीं थी। ये देखकर विराज ने अपनी अंतरात्मा पर ध्यान लगाना शुरू किया तो पाया कि तूफान का विनाशक उसकी अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर तेज रफ्तार से बह रहा था। ये देखकर विराज ने तूफान के विनाशक पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया और जल्दी ही विराज ने तूफान के विनाशक पर नियंत्रण बना लिया। ऐसा होते ही विराज गोल्डन पंख की ओर देखने लगा, जो कि इस समय बिजली अजगर को अपने ऊपर झेल रहा था। गोल्डन पंख को सही सलामत देखकर विराज ने राहत की सांस ली। गोल्डन पंख जिस बहादुरी के साथ बिजली अजगर का मुकाबला कर रहा था, उसे देखकर कहा जा सकता था कि गोल्डन पंख एक सच्चा प्रहलाद स्तर का योद्धा बन चुका था। हालांकि अभी भी गोल्डन पंख को गरुड़ आपदा की कई लहरों को झेलना था। गरुड़ आपदा की 9 लहरों में से 7 लहरें गोल्डन पंख के ऊपर से गुजर चुकी थी। गोल्डन पंख पर हर गिरती बिजली आपदा को देखकर विराज और कपिलाचार्य बेचैन नजरों से गोल्डन पंख को देखने लगते थे। केवल महान बेमिसाल योद्धा ही इस तरह की आपदा को ला पाने में सक्षम होते थे। ऐसे सभी लोग जो बिजली अजगर को ला पाने में सक्षम हो सके थे, उन सभी का नाम केपलर यूनिवर्स में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया था। जैसे कि तलवार मणि के मालिक केतुमाल, जो आज से 1000 साल पहले जीवनरस अमृत स्तर से 3 संतों के स्तर पर पहुंचने के दौरान उन्होंने बिजली अजगर को उत्पन्न कर दिया था। गरुड़ आपदा की 7 लहरों के गुजर जाने के बाद काले बादलों के घूमते भंवर के बीच विशालकाय पर्वतों की श्रृंखला उत्पन्न होने लगी। काले बादलों के बीच बिजली के विशालकाय पहाड़ों की श्रृंखला बनने लगी। इसके बाद विशालकाय बिजली के पहाड़ों की श्रृंखला आकाश से धरती की ओर गिरने लगी और जाकर सीधे गोल्डन पंख से टकरा गई। उन शक्तिशाली बिजली के पहाड़ों की भयंकर टक्कर से गोल्डन पंख की चीख निकल पड़ी। वह जोर जोर से चीखने लगा। गोल्डन पंख के शरीर से निकल रही 9 अधूरे संसार ज्वाला और ज्यादा गहरी हो गई। गहरी बैंगनी रंग की ज्वाला गोल्डन पंख के शरीर से निकलकर हवा में ऊपर तक उठ गई। उस समय सारा आकाश गहरे नीले बैंगनी रंग से रोशन हो गया।
गरुड़ आपदा की इस भयानक लीला को पूरे भयमुक्त अमर संस्थान में किसी ने न देखा हो या महसूस किया हो, ये संभव नहीं था। भयमुक्त अमर संस्थान के कई योद्धा इस गरुड़ आपदा को देखकर उस ओर चल पड़े जहां पर गोल्डन पंख उस आपदा को झेल रहा था। लेकिन फिर सभी के सभी उस जगह से काफी पहले ही रुक गए, क्योंकि उस जगह पर उन्हें कपिलाचार्य की आभा महसूस हो रही थी। कपिलाचार्य भयमुक्त अमर संस्थान के वाइस डीन थे। इस समय भयमुक्त अमर संस्थान के डीन किसी गहरी साधना में लीन थे। इस वजह से कपिलाचार्य भयमुक्त अमर संस्थान के सबसे प्रमुख इंसान थे। इस वजह से कपिलाचार्य के डर की वजह से भयमुक्त अमर संस्थान के सभी योद्धा दूर ही रुक गए और दूर से ही गोल्डन पंख, विराज और कपिलाचार्य को देखने लगे। कोई भी योद्धा गोल्डन पंख के नजदीक जाकर कपिलाचार्य को क्रोधित करने का खतरा मोल नहीं लेना चाह रहा था। इसके साथ ही गरुड़ आपदा के नजदीक जाना मौत को निमंत्रण देने जैसे था, इसलिए इस आपदा से दूर रहना ही उन योद्धाओं ने सही समझा। जैसे ही बिजली के पहाड़ों की श्रृंखला गोल्डन पंख से टकराई तो गोल्डन पंख के शरीर से निकलने वाली 9 अधूरे संसार की ज्वाला उस शक्तिशाली बिजली के पहाड़ों की श्रृंखला को झेल पाने में असमर्थ होने लगी। 9 अधूरे संसार ज्वाला तेजी कमजोर होकर नष्ट होने लगी। कुछ ही देर में आधी 9 अधूरे संसार ज्वाला बिजली के पहाड़ों की टक्कर से नष्ट हो चुकी थी। ये देखकर विराज घबरा गया और समझ गया कि गोल्डन पंख अब और ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा। प्रहलाद जीवों में सबसे शक्तिशाली ज्वाला स्वर्गीय 9 अधूरे संसार ज्वाला होती थी, जिसे गोल्डन पंख पैदा कर चुका था। इस समय गोल्डन पंख की स्वर्गीय 9 अधूरे संसार ज्वाला बिजली के पहाड़ों की श्रृंखला से लगातार नष्ट होती जा रही थी। अगर ये ज्वाला ऐसे ही नष्ट होती रहती तो इसका परिणाम ये होता कि गोल्डन पंख बिजली के पहाड़ों के नीचे तड़पते हुए मारा जाता। ये समझकर विराज बेचैन हो उठा। उसने आसमान में मंडरा रहे काले बादलों के भंवर को देखकर कहा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गोल्डन पंख गरुड़ आपदा की 7 लहरों को झेल पाने में कामयाब हो सका। ऐसा कहकर विराज की आंखों में एक अलग ही चमक दौड़ गई। वो तेजी से उड़ गया और आकाश में बवंडर के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उस विशालकाय और शक्तिशाली भंवर के अंदर तूफान विनाशक को फेंक दिया। विराज को ऐसा करते देखकर न सिर्फ कपिलाचार्य चौंक गए, बल्कि उन दोनों से कुछ दूरी पर खड़े भयमुक्त अमर संस्थान के योद्धा भी चकित खड़े रह गए। वो सभी फटी आंखों से विराज को देखे जा रहे थे। उन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा, जिसका सिर भेड़ जैसा था, बोला, क्या ये मानव प्रजाति का लड़का पागल हो गया है? ये गरुड़ आपदा है, कोई बच्चों का खिलौना नहीं जो ये मानव प्रजाति का बच्चा इसे नियंत्रित कर लेगा। उन्हीं योद्धाओं में से दूसरा योद्धा बोला, अब अगर इस बच्चे को मरने का इतना ही शौक है तो मरने दो। हमें क्या, हमें तो एक अच्छा तमाशा देखने को मिल रहा है। ऐसा कहकर वो योद्धा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ हंसने लगा। विराज ने तूफान विनाशक को बवंडर के बीचों बीच दे मारा था, तो क्या ऐसा करके विराज बवंडर को रोक पाने में कामयाब हो पाएगा, या फिर बवंडर को रोक पाने की नाकाम कोशिश करके गोल्डन पंख के साथ साथ खुद भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था? क्या गोल्डन पंख इस पूरी रस्साकसी में खुद को बचा पाएगा? उन दोनों योद्धाओं की बात सुनकर जमीन पर लेटे हुए एक सफेद रंग के चीते ने आलस में भरकर कहा, किसे पता क्या होने वाला है। लेकिन ये तो अच्छा ही है कि गोल्डन पंख इस आपदा को झेल नहीं पाए। इससे हमारे मुकाबले से एक जीव कम हो जाएगा। ये सुनकर भेड़ के सिर वाले योद्धा ने कहा, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये गोल्डन पंख एक एरन है। जिस दिन से ये संस्थान में आया है उसी दिन से सभी लोगों की आंखों का तारा बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यदि सच में ये गरुड़ आपदा को झेलने में सफल हो जाएगा तो संस्थान के काफी सारे संसाधन इस गोल्डन पंख को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे हमारे लिए संसाधन कम ही बचेंगे। वर्तमान हालात को देखकर तो नहीं लग रहा कि गोल्डन पंख इस आपदा को सफलतापूर्वक झेल पाएगा। सफेद चीते ने जमीन पर लेटे लेटे ही नफरत से कहा,
मुझे नहीं मालूम कि ये मानव प्रजाति का बच्चा क्या सोच रहा है। इसने गरुड़ आपदा पर हमला करने का दुस्साहस कर दिखाया है। क्या ये सीधे सीधे मौत को खुला निमंत्रण देने जैसा नहीं है? भेड़ के सिर वाले योद्धा ने आगे कहा, जितना हमने सुना है, वाइसदीन को गोल्डन पंख इसी लड़के से मिला था। इस लड़के ने इतनी कम उम्र में ही गोल्डन पंख के साथ आत्मा का संबंध बना लिया था। शायद अपने इतने दुर्लभ और कीमती जीव को यूं मरता हुआ देखकर ये लड़का पागल हो गया है और गोल्डन पंख के साथ खुद भी मर जाना चाहता है। सफेद चीते ने इस पर कहा, मुझे लगता है कि गोल्डन पंख को बचाने के लिए ये मदद ढूंढ रहा है। लेकिन क्या इसे सच में लगता है कि गरुड़ आपदा के साथ छेड़खानी करके वह मामले को शांत कर सकता है? अगर ये ऐसा सोच रहा है तो ये इसकी नादानी है। आज तक भी जिसने गरुड़ आपदा के बीच में आने का दुस्साहस किया है, उसे अंत में सिर्फ एक दर्दनाक मौत ही नसीब हुई है। उन कुछ योद्धाओं के अलावा दानव प्रजाति और यहाँ तक कि मानव प्रजाति के कई योद्धा और लोग इस समय वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। वह सभी भेड़ के सिर वाले योद्धा और सफेद चीता को बड़े ही सम्मान के साथ देख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों की हैसियत भयमुक्त अमर संस्थान में काफी ज्यादा ऊंची थी। वे दोनों ही भयमुक्त अमर संस्थान के सबसे प्रभावी योद्धाओं में से एक थे। विराट को इस तरह हवा में कलाबाजियां करता हुआ देखकर कपिलाचार्य भी अंदर तक हिल चुके थे। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा। उन्हें विराट की ये पागलों भरी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने विराट से कहा था कि गरुड़ आपदा के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जा सकती, फिर भी विराट बिना सोचे समझे गरुड़ आपदा के पास चला गया था। हालांकि जब उन्होंने इस बात पर ध्यान लगाया कि विराट, जो कि सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा था, वह दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकल आने में कामयाब रहा था, तो उनका क्रोध तेजी से शांत हो गया। अब वह संभावनाओं पर विचार करने लगे। क्या वह चांदनी रंग की धातु की गेंद कोई रहस्यमयी और दुर्लभ खजाना है जिसे विराज ने दफन स्वर्ग की दलदल में हासिल किया था? ऐसा सोचते हुए कपिलाचार्य उस चांदनी रंग की धातु की गेंद को देखने लगे जो बवंडर के नीचे विकराल रूप से चमक रही बिजलियों के बीच इस समय मौजूद थी। उस गेंद को देखकर उनकी आंखें संशय से भर उठी। विराट कपिलाचार्य के दिमाग में उभर रही शंकाओं को नहीं जान रहा था। जैसे ही उसने देखा कि उसके द्वारा फेंका गया तूफान का विनाशक उस बवंडर के नीचे एकदम सही जगह पहुंच चुका था, तो उसने तुरंत अपने हाथों से अग्नि ऊर्जा को बनाना शुरू कर दिया। विराट के हाथों में बनती अग्नि ऊर्जा से तूफान का विनाशक एक्टिवेट हो गया और एक तेज रोशनी उसके अंदर से निकलने लगी। इसके ठीक बाद तूफान के विनाशक के ठीक ऊपर एक शक्तिशाली ब्लैक होल उत्पन्न हो गया। उस ब्लैक होल ने तेजी से बवंडर के नीचे पैदा हो रही विकराल बिजलियों को अपने अंदर समाना शुरू कर दिया। बिजली के पहाड़ों की श्रृंखला जल्दी ही उस ब्लैक होल में समाने लगी और जल्दी ही ब्लैक होल ने बिजली के उन तमाम पहाड़ों को अपने अंदर निगल लिया। जल्दी ही सारी बिजलियां समाप्त हो चुकी थी। गरुड़ आपदा को इस तरह समाप्त होता देखकर कपिलाचार्य के हाथ पैर फूल गए। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक फर्स्ट ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा इतना बड़ा कारनामा करके दिखा सकता था। उनकी आंखों में विराट के प्रति ईर्ष्या उभर आई। उन्होंने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि जिस चांदी के रंग की धातु की गेंद को विराज ने बवंडर के अंदर उछाला था, वह बवंडर के अंदर उत्पन्न हो रही इतनी विकराल बिजलियों के समुद्र को निगल जाएगी और गरुड़ आपदा के सबसे शक्तिशाली लहर को सोख लेगी। वो सोचने लगे, अगर मुझे विराट से ये रहस्यमयी और गुप्त खजाना हासिल हो जाए तो फिर मुझे कभी भी इन बिजली आपदा से घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। जिस समय मैं अपने भविष्य में अपने स्तरों को बढ़ा रहा हूँगा, जब ये पूरा मामला शांत हो जाएगा तो मैं विराट से इस बारे में बात करूंगा और उससे ये खजाना उधार मांगूंगा।
ऐसा सोचते सोचते कपिलाचार्य उस चांदी के रंग की धातु की गेंद को देखने लगे जो अभी भी आसमान में मौजूद बिजलियों को अपने अंदर तेजी से सोखे जा रही थी। ये देखकर उत्सुकता के नए पंख उनके अंदर मचलने लगे। इस विस्मयकारी घटना को देखकर कपिलाचार्य खुद को शांत रख सके थे, क्योंकि वह काफी ज्यादा अनुभवी और ज्ञानी योद्धा थे। हालांकि भयमुक्त अमर संस्थान के विद्यार्थियों के लिए इस विस्मयकारी घटना को पचा पाना इतना आसान काम नहीं होने वाला था। वह सभी लोग विराज को दूर से देख रहे थे, इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। वह सभी यही सोच रहे थे कि विराज के हाथों में कोई दुर्लभ और शक्तिशाली खजाना था। भयमुक्त अमर संस्थान के ज्यादातर विद्यार्थी इस चौंका देने वाली घटना को देखकर विराज के इस काम को एक अनोखी और दुर्लभ फीलिंग के साथ देख रहे थे। जल्दी ही बिजली का विशालकाय पहाड़ आकाश से बिना किसी निशान को छोड़े गायब हो चुका था। विशाल बिजली के पहाड़ों को सोखने के बाद तूफान का विनाशक बिजली के पहाड़ों की शक्तियों को सोखकर हमला करने के लिए तैयार हो रहा था। ये देखकर विराज सतर्क हो गया। उस धातु के तूफान के विनाशक गेंद को सिर्फ एक ही बार वह उपयोग कर सकता था, हालांकि उस गेंद के कई उपयोग किए जा सकते थे। एक बार तूफान के विनाशक का उपयोग करने के बाद उस जैसा कोई दूसरा खजाना मिलना स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने जितना दुर्लभ घटना थी। विराज की इस महान सफलता ने वहां खड़े सभी लोगों को हतप्रभ कर दिया था। लेकिन एक था जो इस गरुड़ आपदा के चले जाने के बाद सबसे ज्यादा राहत ले रहा था। उसके लिए तो ये उसका पुनर्जन्म ही था। वह कोई और नहीं गोल्डन पंख था, जो कुछ देर पहले गरुड़ आपदा की 8वीं लहरे के हाथों मारा जाने वाला था, लेकिन अब अपने उस्ताद के कल्पना से भी परे प्रदर्शन के चलते उसके प्राण बच गए थे। गरुड़ आपदा के समाप्त होते ही गोल्डन पंख वापस से इंसानी भेष में आ गया और उसने अपने दोनों हाथ विराज के सामने जोड़कर विनम्रतापूर्वक और सम्मान के साथ विराज से कहा, उस्ताद, आज आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें इन सब औपचारिकताओं को करने की आवश्यकता नहीं है। विराज ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए गोल्डन पंख से कहा, तुम मेरी आत्मा से जुड़े हो गोल्डन पंख। ऐसे में तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ मरने के लिए तैयार रहूंगा। मैंने गरुड़ आपदा को बीच में ही रोक दिया है। इससे तुम्हारे रूपांतरण की प्रक्रिया तो पूरी नहीं हो सकी होगी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा कितना रूपांतरण सफलतापूर्वक हो सका। मेरा 80% रूपांतरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, गोल्डन पंख ने विराज की ओर देखकर कहा। साथ ही मुझे लग रहा है कि दैत्याकार जानवर उद्भव गोली के प्रभाव से मैं अभी भी बदलाव की प्रक्रिया में हूं और एक सच्चा प्रहलाद जीव बनने की ओर अग्रसर हूं। मेरे आकलन के अनुसार जब मैं दानव सम्राट बन जाऊंगा तो उस समय तक एक सच्चा प्रहलाद जीव बन चुका हूंगा। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज चौंक गया। उसने तो सोचा था कि गरुड़ आपदा को बीच में ही रोक देने की वजह से गोल्डन पंख के रूपांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो चुकी होगी। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जिस दैत्याकार जानवर उद्भव गोली को खाने के बाद गरुड़ आपदा आ गई थी, उसी गोली की कुछ औषधीय शक्तियों की बदौलत गरुड़ आपदा के जाने के बाद भी गोल्डन पंख रूपांतरण की अपनी प्रक्रिया जारी रख सकेगा। ये सुनकर कपिलाचार्य की आंखें फैलकर दोगुना हो गई। वह विराज को इस भाव से देखने लगे मानो वह किसी अतुलनीय इंसान को देख रहे हो। कपिलाचार्य के लिए भी गोल्डन पंख की ये बात चौंकाने वाली थी कि वह अभी भी रूपांतरण की प्रक्रिया में ही था। उनके लिए भी ये एक विस्मयकारी घटना थी। उन्होंने विराज की ओर देखकर कहा, ये एक महान घटना है। मुझे लगता है कि मुझे हमारे डीन को उनकी साधना से जगाकर इस महान घटना की जानकारी देनी चाहिए। गोल्डन पंख के इस अद्भुत प्रतिभा को जानकर कि गोल्डन पंख इतना कुछ हो जाने के बाद भी रूपांतरण की प्रक्रिया में था, संस्थान के डीन भी गोल्डन पंख की प्रतिभा पर मर मिटेंगे, ऐसा कपिलाचार्य को लग रहा था। उसी समय विराज ने कपिलाचार्य को देखकर कहा, ज्येष्ठ कपिलाचार्य, मैं कुछ समय के लिए गोल्डन पंख को अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हूँ।
हालांकि मैं आपकी योजनाओं को प्रभावित नहीं करना चाहता। विराज की बात सुनकर कपिलाचार्य को एक जोरदार झटका लगा। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन क्यों? तुम देख ही रहे हो कि गोल्डन पंख का रूपांतरण अभी पूरा नहीं हुआ है और ये अभी भी रूपांतरण की प्रक्रिया में ही है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें गोल्डन पंख को अपने साथ बाहरी दुनिया में लेकर जाना चाहिए। तुम्हें गोल्डन पंख के रूपांतरण की प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार करना चाहिए। कपिलाचार्य की बात पर विराज ने विनम्रता एवं गंभीरता के साथ कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है जिनको करने के लिए मुझे गोल्डन पंख की मदद की जरूरत पड़ेगी। अपने उन जरूरी काम को निपटाने के बाद मैं यहाँ खुद आकर गोल्डन पंख को छोड़ जाऊंगा। कपिलाचार्य न चाहते हुए भी विराज की इस जिद को मानने के लिए विवश थे, क्योंकि गोल्डन पंख का मालिक विराज था, वह नहीं। इसके साथ ही विराज खुद भी एक अलग ही स्तर का अलौकिक योद्धा था। इतने कम समय में वह गोल्डन पंख जैसे दैत्याकार जीव का मालिक बन चुका था। 3rd ग्रेड ग्रांड मार्शियल से 1st ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा बन चुका था। हर एक स्तर को पार करना जहां चुनौतियों से भरा हुआ होता था, वही विराज एक के बाद अगले स्तर पर ऐसे जाता है मानो ये कोई बच्चों का खेल हो। ऐसे में विराज जैसे बेमिसाल योद्धा को अपने संस्थान से जोड़ने के लिए हर संस्थान उतावला हो जाता। इसलिए कपिलाचार्य के लिए जरूरी था कि विराज गोल्डन पंख के माध्यम से ही सही भयमुक्त अमर संस्थान से जुड़ा रहे। क्या कपिलाचार्य गोल्डन पंख को विराज के साथ जाने की अनुमति देने वाले थे? विराज बाहरी दुनिया में जाकर ऐसा क्या करने वाला था जिसके लिए उसे गोल्डन पंख की मदद की जरूरत थी? क्या विराज गोल्डन पंख के साथ जाकर अपने जरूरी कामों को पूरा कर पाने में कामयाब हो सकेगा? विराज की प्रतिभा को भांपकर कपिलाचार्य इतना तो समझ चुके थे कि विराज पूरे केपलर यूनिवर्स के सबसे होनहार छात्रों में से एक था। वह अच्छे से समझ रहे थे कि आगे चलकर विराज पूरे केपलर यूनिवर्स में बहुत नाम कमाने वाला था। ऐसे में विराज का संबंध जितना अधिक भयमुक्त अमर संस्थान के साथ जुड़ता, उतना ही भयमुक्त अमर संस्थान का नाम केपलर यूनिवर्स में गूंजता। इसलिए कपिलाचार्य कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते थे जहां पर वह विराज के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाते। विराज ने गोल्डन पंख को कुछ समय के लिए अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की थी। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम गोल्डन पंख को अपने साथ ले जा सकते हो। कपिलाचार्य की स्वीकृति मिलने पर विराज ने खुश होते हुए कहा, ज्येष्ठ, आप चिंता न करें। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा मैं गोल्डन पंख को वापस यहाँ छोड़ जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद विराज ने गोल्डन पंख के कंधे को थपथपाया। विराज के हाथों की थाप को समझते ही गोल्डन पंख अपने असली रूप में आ गया। गोल्डन पंख को प्रहलाद जीव के रूप में आता देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। वह कूदा और गोल्डन पंख की पीठ पर चढ़कर बैठ गया। गोल्डन पंख से निकल रही 9 अधूरे संसार ज्वाला ने तुरंत विराज के बैठने के लिए गोल्डन पंख की पीठ पर कुर्सी बना दी ताकि विराज आरामपूर्वक गोल्डन पंख की पीठ पर बैठ सके। विराज को गोल्डन पंख पर बैठता देखकर कपिलाचार्य की आंखें जलन से भर उठी। प्रहलाद पुनर्जन्म के 6 मार्ग का एक बेहद शक्तिशाली दैत्याकार जानवर था। संतों के 3 स्तर प्राप्त योद्धा भी ऐसे महान दैत्याकार जानवर को प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं पाते थे, और यहाँ पर विराज जो कि सिर्फ एक 1st ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा था, वह ऐसे महान दैत्याकार जानवर की सवारी कर रहा था। ये दृश्य सच में लोगों को जलन से जलभून देने वाला था। 9 अधूरे संसार ज्वाला द्वारा बनाई गई कुर्सी पर बेहद आराम से बैठने के बाद विराज ने कहा, ज्येष्ठ कपिलाचार्य, मैं गोल्डन पंख को लेकर कलिंजर एम्पायर के उत्तरी सागर जाना चाहता हूँ। हे ज्येष्ठ, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? विराज की बात सुनकर कपिलाचार्य ने कुछ देर विचार करने के बाद जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा और गोल्डन पंख की हिफाजत करूंगा। गोल्डन पंख ने अपने रूपांतरण का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया था।
लेकिन क्योंकि वह गरुड़ आपदा को पूरा नहीं झेल सका था, इसलिए उसके रूपांतरण के पूरा होने में लंबा समय लगने वाला था। वर्तमान में गोल्डन पंख एक 9th ग्रेड दानव पूर्वज स्तर पर था। 9 अधूरे संसार ज्वाला को पा लेने के बाद गोल्डन पंख की शक्ति किसी 9th ग्रेड सुप्रीम स्तर के योद्धा से कम नहीं थी। कपिलाचार्य को इसी बात की चिंता लगी हुई थी कि जैसे ही गोल्डन पंख कलिंजर एम्पायर में दाखिल होगा, वैसे ही उसकी आभा को भांपकर सुप्रीम स्तर के और उससे अधिक स्तर के योद्धा उस पर हमला कर देंगे। यही वजह थी कि कपिलाचार्य ने गोल्डन पंख के साथ उत्तर सागर जाना स्वीकार कर लिया था। कपिलाचार्य के गोल्डन पंख के साथ होने पर जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा भी गोल्डन पंख को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकेंगे। हालांकि विराज के साथ चलने के लिए हाँ करने के पीछे केवल यही वजह ही नहीं थी। विराज, जो कि केवल फर्स्ट ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा था, वह दफन स्वर्ग की दलदल के अंदर दाखिल हो गया था। ऐसे में जब उसके पास गोल्डन पंख था, जो प्रहलाद प्रजाति के दैत्याकार जानवर में बदलने की प्रक्रिया में था और 80% तक बदल चुका था, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि विराज जोश में आकर पुनर्जन्म के 6 मार्ग में घुसपैठ न ले। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। कपिलाचार्य ने सोचा कि अगर वह विराज और गोल्डन पंख के साथ रहेंगे तो विराज को पुनर्जन्म के 6 मार्ग में दाखिल नहीं होने देंगे। उस समय विराज को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कपिलाचार्य क्या सोच रहे थे। वह तो कपिलाचार्य के साथ चलने की स्वीकृति से खुश था और उसके चेहरे पर मुस्कान सुबह की मीठी धूप सी खिलखिला रही थी। विराज सोचने लगा, ये तो कमाल हो गया। ज्येष्ठ कपिलाचार्य तो एक 8 ग्रेड दानव जीनवरस अमृत स्तर के योद्धा है। ऐसे में कलिंजर एम्पायर वापस लौटने पर मुझे राजधानी की वसु फैमिली के हमलों की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर कपिलाचार्य जैसे महान योद्धा गुप्त रूप से मेरी हिफाजत कर रहे होंगे। विराज राजधानी की वसु फैमिली पर हमला करने के लिए काफी समय से तैयारियां कर रहा था और अब उसने वसु फैमिली के शिकारी दल के लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया था, तो ऐसे में वसु फैमिली का उसके पीछे आना स्वाभाविक था। कपिलाचार्य की सुरक्षा के साथ जब तक कि वसु फैमिली के महासेना वसु ही विराज के विरुद्ध ही न उतर जाए, विराज को वसु फैमिली से कोई खतरा नहीं था। यही सोच सोचकर विराज के चेहरे पर प्रसन्नता का सवेरा खिल रहा था। विराज को प्रसन्न होता देखकर कपिलाचार्य ने अपनी गर्दन को हल्का झटका दिया और अगले ही पल उनकी कमर पर सोने के कपिल पंख निकल आए। जल्दी ही गोल्डन पंख, विराज और कपिलाचार्य हवा में उड़ते हुए उत्तर सागर की ओर बढ़ चले। गोल्डन पंख अब प्रहलाद प्रजाति का एक शक्तिशाली जानवर था और कपिलाचार्य महान तकनीकों के ज्ञाता थे। इस वजह से उन दोनों की रफ्तार ही बहुत ज्यादा तेज थी। सिर्फ आधा दिन में ही विराज और कपिलाचार्य ने सैकड़ों पहाड़ों, झरनों, नदियों, दरियाओं को पार कर लिया था और तेजी से भयमुक्त अमर संस्थान को छोड़कर उत्तर सागर की ओर बढ़े जा रहे थे। विराज, कपिलाचार्य और गोल्डन पंख जैसे ही उत्तर सागर के क्षेत्र में दाखिल हुए, वैसे ही 2 शक्तिशाली तलवारधार ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। ये देखकर कपिलाचार्य ने चौंकते हुए कहा, ये क्या है? उसी समय एक आदमी और एक औरत उत्तर सागर के आसमान में प्रकट हुए और विराज एवं कपिलाचार्य के सिर के ऊपर मंडराने लगे। उन दोनों को देखकर विराज ने अपने दोनों हाथ उन दोनों की तरफ जोड़ते हुए कहा, महाराज एवं महारानी, आप दोनों को प्रणाम। उस समय विराज के सामने जो खड़े थे वह कोई और नहीं बल्कि उत्तर सागर के महाराज निघासन रुद्र थे, जो कि 9th ग्रेड जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा थे। वह मार्शियल मोनार्क स्तर तक पहुंचने से बस कुछ ही कदम दूर थे। उनके साथ में थी महारानी परिणीता, जो कि अमायरा की बुआ भी थी। विराज को गोल्डन पंख जैसे शक्तिशाली दैत्याकार जानवर के ऊपर सवार देखकर निघासन रुद्र और परिणीता दोनों ही दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विराज इतने शक्तिशाली जानवरी की पीठ पर सवार था। निघासन रुद्र ने विराज से कहा, 3 दिन पहले विपुल और बाकी दोनों लोग प्राचीन स्वर्गीय भूमि से महल लौट आए थे,
लेकिन तुम लौटकर नहीं आए थे। इस घटना ने सारे उत्तर सागर में भारी हलचल पैदा कर दी। हमने अपने कितने ही जासूसों को पूरे उत्तर सागर में तुम्हारी खोजखबर लेने के लिए भेजा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। विपुल, यश और अयान ने तुम्हें प्राचीन स्वर्गीय भूमि के हर कोने में खोजा, लेकिन तुम वहां भी कहीं नहीं मिले। हमें तो लगने लगा था कि तुम्हारे साथ कोई भारी दुर्घटना या फिर कोई गहरी साजिश हो गई है। हालांकि अब तुम हमारे सामने हो, मतलब तुम किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार नहीं हुए हो, और वह भी इतने खूंखार और शक्तिशाली जानवर के साथ, और 8 ग्रेड दानव जीवनरस अमृत योद्धा के साथ। निघासन रुद्र की बात सुनने के बाद विराज ने कहा, प्राचीन स्वर्गीय भूमि से निकलने के बाद मैं गलती से कहीं चला गया था। ये एक लंबी कहानी है। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि गोल्डन पंख और ज्येष्ठ कपिलाचार्य बाहरी नहीं है, अपितु अपने ही है। ये दैत्याकार जानवर गोल्डन पंख है, जिसके साथ मेरी आत्मा का संबंध स्थापित हो चुका है, और ज्येष्ठ कपिलाचार्य भयमुक्त अमर संस्थान के वाइस डीन हैं। विराज की बात सुनकर निघासन रुद्र और परिणीता के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि कपिलाचार्य की पहचान इतनी महान होगी। भयमुक्त अमर संस्थान दानव प्रजाति का सर्वश्रेष्ठ संस्थान था। हालांकि ये आकाश गंगा अकादमी जैसा महान स्वर्गीय संस्थान नहीं था, लेकिन इसका स्तर कलिंजर स्कूल ऑफ मार्शियल आर्ट्स से कहीं ज्यादा था। निघासन रुद्र सोचने लगे, भयमुक्त अमर संस्थान के वाइस डीन, आखिर विराज के साथ इन 3 दिनों में क्या हुआ था? फिर निघासन रुद्र ने कपिलाचार्य की ओर देखकर कहा, तो आप भयमुक्त अमर संस्थान के वाइस डीन हैं। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं यथोचित सम्मान नहीं दे सका। ऐसा कहते हुए निघासन रुद्र ने अपने दोनों हाथ कपिलाचार्य के सामने जोड़ लिए। निघासन रुद्र की बात सुनकर कपिलाचार्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, औपचारिकताओं को करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय मैं भयमुक्त अमर संस्थान का वाइस डीन नहीं बल्कि विराज का रक्षक हूँ। कपिलाचार्य की ये बात सुनते ही निघासन रुद्र और परिणीता की आंखें फैलकर 2 गुनी हो गई। कुछ समय के लिए तो उन्हें अपना कानों पर यकीन तक नहीं हुआ। एक 8 ग्रेड दानव जीवनरस अमृत योद्धा और भयमुक्त अमर संस्थान का वाइस डीन विराज का रक्षक था। मगर ये कैसे मुमकिन था? निघासन रुद्र ने अपने सूख चुके गले की हड्डियों को हिलाते हुए कहा, बेटे विराज, क्या ज्येष्ठ कपिलाचार्य जो कह रहे हैं वह सच है? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विराज के पास ऐसे 2 अनमोल रत्न थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव देखे थे, कितनी ही बार जिंदगी और मौत का सामना किया था, लेकिन एक फर्स्ट ग्रेड मार्शियल योद्धा के पास इतने शक्तिशाली 2 रत्नों को कभी नहीं देखा था। कपिलाचार्य ने कहा, मेरी सुरक्षा और गोल्डन पंख को पाने के बाद विराज कलिंजर एम्पायर के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की सूची में शामिल हो चुका है। कपिलाचार्य की बात सुनकर विराज हतप्रभ रह गया। उसने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि कपिलाचार्य इस तरह की कोई बात कहेंगे। कुछ समय के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि वह कपिलाचार्य की बात पर क्या उत्तर दे। फिर अपने आप को संभालते हुए विराज ने कहा, ये तो ज्येष्ठ कपिलाचार्य का मेरे प्रति स्नेह है। कपिलाचार्य और विराज की बातें सुनने के बाद निघासन रुद्र और परिणीता दोनों अचंभित थे। कुछ समय के लिए उन्हें भी समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। इस तरह सभी लोगों को चुप खड़ा देखकर विराज ने बात को बदलते हुए महारानी परिणीता की ओर देखकर कहा, महारानी को देखकर लग रहा है कि उन्होंने मार्शियल राजा स्तर को प्राप्त करने में सफलता अर्जित कर ली है। महारानी, आपको इस महान उपलब्धि के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो सका है विराज। तुम्हारी दी गई गोली ने मेरे अंदर चमत्कार कर दिया और मैं राजा स्तर तक पहुंचने में कामयाब रही। इसके बाद परिणीता ने निघासन रुद्र से कहा, महाराज, विराज आखिरकार वापस लौट आया है। अब क्या हम इसे यही हवा में ही लटकाए रखेंगे?
हमें विराज को महल लेकर चलना चाहिए। पत्नी परिणीता की बात सुनकर निघासन रुद्र भी अपने होश में वापस आए और उन्होंने उत्साहित होते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, विराज और आप हमारे साथ हमारे महल चले। उत्तर सागर अपने मेहमानों का उचित सत्कार करने के लिए जाना जाता है। आप तीनों का उत्तर सागर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। विराज गोल्डन पंख पर सवार होकर कपिलाचार्य की सुरक्षा की छतरी के साये में उत्तरी सागर आया था। तो क्या गोल्डन पंख के कलिंजर एम्पायर में आने की वजह से योद्धाओं के समूह गोल्डन पंख को पाने की कोशिश करेंगे? क्या विराज और राजधानी की वसु फैमिली का आमना सामना होने वाला था? उन तीनों का स्वागत करने के बाद निघासन रुद्र उन तीनों को लेकर महल की ओर वापस लौटने लगे। जल्दी ही सभी लोग उत्तर सागर के महाराज के महल के बाहर खड़े थे। जमीन पर उतरते ही विराज ने गोल्डन पंख को इशारा किया और इशारा मिलते ही गोल्डन पंख अपने इंसानी शरीर में वापस से आ गया। विराज के वहां आते ही विपुल, अमायरा और अयान ने आकर विराज को घेर लिया। उसी समय यश भी वहां आ गया और वहां आते ही उसने चिंतित स्वर में विराज से कहा, विराज तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुम्हें ना पाकर हम कितना चिंतित हो गए थे। पिछले 3 दिनों में हमने प्राचीन स्वर्गीय भूमि का कोना कोना छान मारा। हमें तुम्हारे होने का अनुमान तक भी कहीं नहीं मिला। आखिर तुम महल को सूचित किए बिना कहाँ चले गए थे? यश की बात को बीच में काटते हुए विपुल ने कहा, हमें तो लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। तुम किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गए हो। हालांकि प्राचीन स्वर्गीय भूमि के बाहर हमें किसी दुर्घटना के घटे जाने के कोई संकेत नहीं मिले थे। तुम्हें यहां हम अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आए थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि इनाया और संस्थान को तुम्हारे अचानक से गायब हो जाने के बारे में क्या सूचना दूं। सच कहूं तो मेरी तो रातों की नींद उड़ गई थी। विराज ने उन सभी की ओर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दरअसल गलती से मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई। पता नहीं कैसे, मगर मैं किसी दुर्घटनावश किसी गुप्त भूमि पर खींच लिया गया। मैं किसी तरह उस गुप्त भूमि से बाहर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन उस भूमि से बाहर निकलने पर मुझे पता चला कि मैं भयमुक्त अमर संस्थान जा पहुंचा था। मेरा सौभाग्य ये रहा कि भयमुक्त अमर संस्थान के वाइस डीन ज्येष्ठ कपिलाचार्य के साथ मेरा परिचय था। मेरे साथ खड़ा ये नौजवान मेरे साथ आत्मा का संबंध बना चुका एक दैत्याकार जानवर है जो भयमुक्त अमर संस्थान का एक विद्यार्थी है। ज्येष्ठ कपिलाचार्य और गोल्डन पंख की मदद से मैं वापस यहाँ उत्तर सागर आ सका। विराज ने उन सभी को ये तो बताया था कि वह किसी गुप्त भूमि में गलती से चला गया था, लेकिन वह गुप्त भूमि दफन स्वर्ग की दलदल थी, ये विराज ने उन लोगों को नहीं बताया। वह भूमि जो परित्यक्त भूमि में तीसरी सबसे खूंखार जगह मानी जाती थी। विराज को इस बात का डर था कि अगर लोगों को इस बात का पता चला कि एक फर्स्ट ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा ने दफन स्वर्ग की दलदल भूमि से बाहर निकल पाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, तो इससे बड़ी संख्या में लोगों की आंखों में वह खटकने लगेगा। विराज की बात सुनकर विपुल ने कहा, अच्छा तो ये सब हुआ तुम्हारे साथ? फिर कुछ देर मौन रहने के बाद विपुल ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम 7th ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर से फर्स्ट ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा बन गए, वह भी सिर्फ 3 दिनों में। मुझे लगता है कि उस गुप्त भूमि के प्रभाव की वजह से तुम ऐसा कर पाने में कामयाब हो सके होंगे। सिर्फ 3 दिनों में कई मार्शियल स्तरों को पार करता देखकर अयान की आंखों में जलन जोर मारने लगी। उसने अपने मन के भावों को जो ज्वार की तरह तेज गति से उछल रहे थे छोड़ते हुए कहा, विराज का भाग्य तो हमेशा से ही उच्च स्तर पर रहता है। वैसे तुम्हारे दैत्याकार जानवर का आभामंडल दैवीय शक्ति से ओतप्रोत लग रहा है। मुझे कहना होगा कि इस जानवर की पृष्ठभूमि जरूर कमाल की रही होगी। तुम्हारे भाग्य को देखकर तो मन जलन से जलने लगता है। ऐसा कहकर अयान हल्की हंसी में हंस दिया।
उन सभी लोगों की बातों को सुनकर विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। अच्छी बात ये थी कि उन सभी का ध्यान इस समय विराज से हटकर गोल्डन पंख की ओर जा चुका था। अमायरा, जो विराज को सही सलामत देखकर काफी उत्साहित थी, उसने उत्सुकता से अपनी दोनों आंखों को फैलाते हुए कहा, विराज, इस दैत्याकार जानवर की पहचान क्या है? अमायरा कलिंजर एम्पायर के राजघराने से आती थी। उसने दैत्याकार जानवरों से जुड़ी हुई न जाने कितनी ही किताबें पढ़ी थी। उसके बावजूद भी वो गोल्डन पंख की सच्ची पहचान को समझ नहीं पा रही थी। अमायरा की बात सुनकर विराज हिचकने लगा। गोल्डन पंख की पहचान काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उन सभी को गोल्डन पंख की सच्ची पहचान को उजागर कर देना चाहिए या नहीं। गोल्डन पंख के बारे में ज्यादा जानना उन तीनों के लिए अच्छी बात नहीं थी। विराज को तलवार मणि की मदद से परित्यक्त भूमियों के बारे में काफी कुछ जानकारियां मिली थी। साधारण लोगों को ऐसी जानकारियों को न जानना ही ठीक था। ऐसी जानकारियां रखना उन्हें आगे चलकर किसी बड़ी मुसीबत में उलझा सकता था। हालांकि अमायरा और बाकी तीनों लोगों की पृष्ठभूमि काफी ज्यादा मजबूत थी। कलिंजर एम्पायर के वह होनहार योद्धाओं में शामिल थे, लेकिन कलिंजर एम्पायर के बाहर उन चारों की प्रतिभा सामान्य ही समझी जाने वाली चीज थी। ऐसे में पुनर्जन्म भूमि के 6 मार्ग को जानना उनकी प्रतिभा और क्षमता के हिसाब से दूर की कौड़ी विराज को लग रही थी। विराज ने शांति से कहा, मुझे माफी दे, लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। विराज की ना सुनकर अमायरा कुछ समय के लिए हतप्रभ सी खड़ी रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विराज सीधे इस तरह मना कर देगा। अमायरा एक स्मार्ट लड़की थी, इसी वजह से इनाया के साथ उसकी मित्रता भी हुई थी, नहीं तो इनाया किसी से मित्रता करने वाली इंसान नहीं थी। विराज की हिचक को महसूस कर यश ने कुछ सोचते हुए कहा, गोल्डन पंख की पहचान किसी विशेष पृष्ठभूमि की ओर इशारा कर रही है। शायद विराज को इसकी पहचान उजागर करना उचित नहीं लग रहा है। विराज और यश की बात सुनकर अयान ने तेजी से कहा, गोल्डन पंख को लेकर विराज काफी ज्यादा खुफिया हो रहा है। तो कहीं तुम्हारा ये गोल्डन पंख परित्यक्त भूमि से आया कोई दैत्याकार जानवर तो नहीं है? क्योंकि तभी इंसान इस तरह किसी जानवर की पहचान बताने से बचता है। ऐसा कहने के बाद अयान को लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। उसे अपने शब्दों पर पछतावा होने लगा। अयान के चुप हो जाने के बाद यश ने कहा, मुझे लगता है कि अयान ने अभी अभी जो कहा है वह एकदम सही है। विराज, अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम्हारा ये दैत्याकार जानवर लैप्टस सागर की सतहों पर पाया जाने वाला एरन प्रजाति का जानवर है। क्यों सही कहा ना मैंने? यश की सटीक जानकारी को सुनकर विराज और कपिलाचार्य आश्चर्य से यश की ओर देखने लगे। उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यश गोल्डन पंख की सच्ची प्रजाति एरन को पहचान जाएगा। रूपांतरण की प्रक्रिया के बाद गोल्डन पंख में बड़े स्तर के बदलाव हो गए थे। ऐसे में गोल्डन पंख की जन्मभूमि के बारे में बता पाना लगभग नामुमकिन जैसा ही था। लेकिन यश ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। विराज और कपिलाचार्य के चेहरों की रंगत को उड़ा देखकर यश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आप लोगों को देखकर लग रहा है कि मैंने गोल्डन पंख की एकदम सटीक पहचान की है। परित्यक्त भूमि से आए दैत्याकार जानवरों की पहचान उजागर करना कई खतरों को निमंत्रण दे सकता है। इसलिए विराज, तुम्हारी चुप्पी को मैं समझ सकता हूँ। अमायरा, जो उन सभी लोगों की बातों को किसी अबूझ पहेली की तरह सुने जा रही थी, वह चीखकर बोली, एरन, अब ये क्या बला है? अमायरा एक अल्केमिस्ट थी, इस वजह से इन सब चीजों की जानकारी उसे कम ही थी। अयान और विपुल भी यश की बात सुनकर उसे पहेली भरी नजरों से देखने लगे। वह दोनों भले ही राज परिवारों में जन्मे थे, कितने ही राज उनके पुस्तकालय में भरे पड़े थे, फिर भी वह दोनों लैप्टस सागर के बारे में काफी कम जानते थे। उन सभी की उत्सुक आंखों को देखकर यश ने कहा,
लैप्टस सागर एक ऐसी जगह है जहां कितने ही दैत्याकार जानवर अपने बच्चों को पैदा करने के लिए जाते हैं। लैप्टस सागर में पैदा होने वाले ये दैत्याकार जानवर कई शक्तियों से भरे होते हैं। ये दैत्याकार जानवर अपने समकक्ष योद्धाओं को आभासी दुनिया में उलझाकर उन्हें परास्त करने में समर्थ होते हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली से शक्तिशाली योद्धा भी एक गलती करने पर इन दैत्याकार जानवरों के हाथों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। मेरे गुरु जिन्होंने कलिंजर एम्पायर से बाहर की काफी दुनिया देखी थी, एक बार उनका सामना लैप्टस सागर में पैदा होने वाले एरन प्रजाति के दैत्याकार जीव से हो गया था। यही कारण है कि उन्हें एरन प्रजाति की सामान्य समझ थी। उनसे ये समझ मुझे विरासत में मिली। यश की बात सुनकर विराज को समझ आ गया था कि अब गोल्डन पंख की पहचान उजागर हो चुकी है, तो गोल्डन पंख की वर्तमान पहचान के बारे में भी बता देना उचित होगा। विराज ने उन चारों की ओर देखकर कहा, सीनियर यश एकदम सही कह रहे हैं। गोल्डन पंख एक समय में एरन प्रजाति का ही सदस्य था, लेकिन इस समय गोल्डन पंख किसी अन्य दैत्याकार जानवर में रूपांतरित हो रहा है। इसका रूपांतरण बस पूरा ही होने वाला है। विराज की बात सुनकर सभी लोगों के गले सूख गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विराज क्यों उन्हें हर बार चौंका देता था। अभी तक उन्हें एरन प्रजाति के बारे में ढंग से पता भी नहीं चला था, और अब ये कि एक दैत्याकार जानवर दूसरे दैत्याकार जानवर में बदल रहा था। हालांकि वह सभी दैत्याकार जानवरों के रूपांतरण को जानते थे, लेकिन ये इतनी ज्यादा दुर्लभ घटना थी कि इसे सामान्यतः देखा नहीं जाता था। उन्हें समझ आ रहा था कि गोल्डन पंख न सिर्फ एक दुर्लभ जीव था, साथ ही उसकी क्षमता भी बेमिसाल थी। भूल जाओ इसे, भूल जाओ इसे, इस पर और बात नहीं करते हैं, ऐसा कहते हुए अयान लगभग फट पड़ा था। उसने विराज की ओर लाचार और पराजित नजरों से देखकर कहा, विराज, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मुझे लगता है कि हम सब अपना आत्मविश्वास खो देंगे। तुम्हारी क्षमता और भाग्य के सामने हम लोग कुछ भी नहीं हैं। अयान को इस तरह फटता देखकर विपुल ने मामले को शांत करने के उद्देश्य से कहा, हाँ, अयान ठीक कह रहा है। इस बात को यही बंद करते हैं। विराज, सच में तुम्हें तो सौभाग्यों की एक पूरी कड़ी मिल चुकी है, एक के बाद एक सौभाग्य। सच कहूं तो तुम्हारे सौभाग्यों को देखकर मुझे जलन हो रही है। विराज भी इस मुद्दे को और अधिक नहीं खींचना चाह रहा था। उसने बात को बदलते हुए कहा, अब जब प्राचीन स्वर्गीय भूमि बंद हो चुकी है तो मुझे लगता है कि हमें अब वापस कलिंजर संस्थान लौट जाना चाहिए। वहां जाकर हमें चंद्रगुप्त रैंकिंग के लिए होने वाले मुकाबलों की तैयारियां करनी चाहिए। विराज की बात सुनकर विपुल और बाकी सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद विपुल ने कहा, तुम्हारे जैसी विलक्षण प्रतिभा ही ऐसा कहने की हिम्मत कर सकती है। मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त रैंकिंग के सच को तुम अभी सही तरह से नहीं समझते हो। आखिर क्या थे वह सच जिन्हें विपुल के अनुसार विराज नहीं समझ रहा था? क्या चंद्रगुप्त रैंकिंग के पीछे किसी तरह की कोई कहानी जुड़ी थी? क्या विराज और बाकी लोग कलिंजर संस्थान लौटने वाले थे? क्या कपिलाचार्य उन लोगों के साथ कलिंजर संस्थान जाने वाले थे? विराज गोल्डन पंख का उपयोग किसी विशेष कार्य के लिए करना चाहता था, तो क्या थे वह विशेष कार्य? विराज ने उन चारों के सामने चंद्रगुप्त रैंकिंग के लिए होने वाले मुकाबलों की तैयारियां करने की बात रखी, तो उसकी बात सुनकर विपुल ने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, विराज, क्या तुम जानते हो कि चंद्रगुप्त रैंकिंग के लिए होने वाले मुकाबलों में सबसे कमजोर योद्धा भी कम से कम एक मार्शियल आत्मा योद्धा होता है? चंद्रगुप्त रैंकिंग के लिए मुकाबला करने वालों में ज्यादातर मार्शियल पूर्वज जीनियस योद्धा होते हैं, और उनमें से तो कुछ मार्शियल सम्राट स्तर के योद्धा होते हैं। इसी वजह से इनाया, जो शैतानी पावर बर्फ तूफान लाने में महारथी बन चुकी है, उसे भी चंद्रगुप्त रैंकिंग में 97वां स्थान ही मिल सका था। विपुल की बात सुनकर विराज मन ही मन सोचने लगा,
चंद्रगुप्त रैंकिंग में 28 साल तक के सभी युवाओं को मुकाबले में उतरने का मौका मिलता है। अयान, विपुल, यश ये सब भी मुझसे उम्र में बड़े हैं। उम्र के हिसाब से मैं अभी छोटा हूं और शायद यही मेरा सबसे कमजोर बिंदु भी है। उसी समय अयान ने कुछ सोचकर कहा, पिछली बार का चंद्रगुप्त मुकाबला बहुत ही मुश्किल था। बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट गए थे। चंद्रगुप्त मुकाबलों में अधिक उम्र के युवाओं के हिस्सा लेने की वजह से इस मुकाबले में बड़े बड़े योद्धा शामिल हो जाते हैं, जिससे इस मुकाबले में ऊपर का स्थान पाना कम उम्र के युवा के लिए तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद अयान ने विराज की ओर देखकर कहा, विराज, तुम्हारी लड़ने की क्षमता तो कमाल की है, लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त मुकाबलों के लिए तुम्हारा मार्शियल लेवल अभी कम है। तुम्हें अगर चंद्रगुप्त रैंकिंग में पहले 100 स्थानों में अपनी जगह बनानी है तो कम से कम तुम्हें 5th ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा बनना होगा। उससे कम पर तो तुम इन मुकाबलों में बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। अयान की बात सुनकर विराज ने शांत स्वर से कहा, मुझे भी ये समझ आ रहा है। चंद्रगुप्त मुकाबलों को शुरू होने से पहले मैं जितना हो सकेगा अपनी मार्शियल क्षमता में सुधार करूंगा। हालांकि तलवार मणि को धारण करने के बाद मार्शियल पूर्वज योद्धा बनना अब उसके लिए दूर की कौड़ी नहीं रहा था। साथ ही तलवार मणि के आ जाने के बाद यदि वह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर युद्ध करता तो सुप्रीम स्तर के योद्धा तक के साथ युद्ध लड़ने की स्थिति में आ जाता। विराज की बात पर अयान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो, बहुत बातें कर ली तुम सबने। तुम सभी लोगों ने पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा पसीना बहाया है। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। विराज, तुम्हारे रहने की व्यवस्था राजशाही के विशेष अतिथिगृह में कर दी गई है। अभी तुम सब आराम कर लो, फिर कल सुबह होने पर कलिंजर संस्थान के लिए निकल जाना। पिछले काफी समय से चुप खड़े निघासन रुद्र ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। निघासन रुद्र की बात सुनकर अयान, विपुल, अमायरा, यश चुप हो गए। विराज ने अपने दोनों हाथों को निघासन रुद्र के सामने जोड़ते हुए कहा, महाराज, आपके इस सत्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निघासन रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी हमारे लिए हमारे बेटे की तरह ही हो विराज। उसी समय अमायरा ने परिणीता के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, बुआ, मुझे तो कढ़ी चावल खाने हैं। महारानी परिणीता ने अमायरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं अभी बनवा देती हूँ। ऐसा कहकर महारानी परिणीता ने कुछ लोगों को इशारा किया। इशारा पाते ही वह सभी लोग रसोईघर की ओर दौड़ पड़े। महारानी परिणीता के जाने के बाद निघासन रुद्र ने कापाली की ओर देखकर कहा, कापाली जी, आप जाइए और कल सभी के कलिंजर संस्थान जाने की सभी तैयारियां करें। कापाली ने जवाब दिया, जी महाराज। ऐसा कहकर कापाली ने सम्मान में अपना सिर हिलाया और वहां से जाने लगा। उसी समय विपुल ने कापाली को रोककर कहा, कापाली जी, मुझे आपसे कुछ काम था। ये सुनकर कापाली ने विनम्रता के साथ कहा, आपको देखकर लग रहा है कि कोई गंभीर मामला है। ये तो मेरा फाराजा है। कहिए, क्या खिदमत कर सकता है ये खातिम आपकी। ये सुनकर विपुल ने कापाली को कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए कहा। विपुल की बात सुनने के बाद कापाली कुछ सेवकों को साथ लेकर चले गए ताकि विपुल द्वारा बताई गई चीजों को इकट्ठा करके कल उनके संस्थान जाने से पहले उपलब्ध करा सके। कापाली के जाने के बाद विपुल और बाकी लोग भी वहां से चले गए। निघासन रुद्र को किसी विशेष काम से कहीं जाना था, लेकिन कपिलाचार्य के शरीर से निकल रही विशेष आभा के कारण उन्हें आसमान में जाकर पता करना पड़ा कि उनके राज्य की तरफ कौन लोग आ रहे थे। लेकिन अब जब सब साफ हो चुका था कि वह लोग कोई अनजान लोग नहीं बल्कि विराज था और उसके साथ उसके 2 मेहमान थे, तो निघासन रुद्र को अपने जरूरी कामों को करने जाना था। निघासन रुद्र ने विराज से कहा, मुझे लगता है कि उस गुप्त भूमि में 3 दिन रहते हुए तुम्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। तुम जाकर आराम क्यों नहीं करते? तुम्हें पहले कुछ आराम करना चाहिए।
फिर कुछ और करने के बारे में सोचना चाहिए। विराज भी इस समय काफी थका हुआ था। प्राचीन स्वर्गीय भूमि में भी उसे काफी संघर्ष करना पड़ा था। प्राचीन स्वर्गीय भूमि से निकलने के तुरंत बाद वह दफन स्वर्ग की दलदल में जा पहुंचा था। वहां भी काफी संघर्ष करने के बाद वह बाहर निकल पाया था। फिर वहां से वह भयमुक्त अमर संस्थान जा पहुंचा था। वहां गोल्डन पंख के रूपांतरण की प्रक्रिया ने भी उसे काफी थका दिया था और फिर इतना लंबा सफर करके वह उत्तर सागर आया था। इस वजह से थका हुआ तो वह बहुत ज्यादा था। विराज, गोल्डन पंख और कपिलाचार्य जल्दी ही महल के विशेष अतिथि गृह आ गए और अपने अपने कमरों में चले गए। अपने कमरे में जाने के बाद विराज बिस्तर पर भीषण थकान से धड़धड़ाकर गिर पड़ा। बिस्तर में जाते ही वह सो गया और उसकी आंख सीधे सुबह खुली। सुबह उठने पर तैयार होकर जब वह कमरे से बाहर आया तो उसने पाया कि विपुल और बाकी लोग कलिंजर संस्थान जाने के लिए तैयार हो चुके थे। जल्दी ही सभी लोग उत्तर सागर महल से थोड़ी दूर बने रचनाकार टेलीपोर्ट चले गए। वहां पहुंचकर रचनाकार टेलीपोर्ट पर सवार होकर सभी लोग कलिंजर संस्थान पहुंच गए। जैसे ही सभी लोग कलिंजर संस्थान के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां पर बैटल हाउस के वाइस डीन चक्रधर खड़े थे। चक्रधर को सामने पाकर विपुल, विराज और बाकी विद्यार्थियों ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। चक्रधर ने जैसे ही इन सभी की ओर देखा तो उनकी दृष्टि कपिलाचार्य और गोल्डन पंख पर आकर ठहर गई। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, क्या मैं ये जान सकता हूं कि तुम दोनों के कलिंजर संस्थान में आने का क्या प्रयोजन है? ऐसा कहते कहते तलवार धार चक्रधर के शरीर से निकलने लगी। चक्रधर के शरीर से निकलती तलवार धार को देखकर सभी लोग सतर्क हो गए। बूढ़े आदमी चक्रधर, क्या तुमने अपने पुराने मित्र को पहचाना नहीं? माना कि हमें मिले हुए कितने ही साल हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम मेरी शक्ल ही भूल जाओ, कपिलाचार्य ने हल्की चुटकी लेते हुए कहा। चक्रधर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद चक्रधर की आंखें कपिलाचार्य के पीछे खड़े गोल्डन पंख के ऊपर जाकर ठहर गई और उसे देखते हुए उन्होंने कहा, हालांकि ये गोल्डन पोशाक पहने युवा तुम्हारी दानव प्रजाति का तो नहीं लग रहा। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? इतने साल हो गए, तुम अब भी वैसे ही एकदम सनकी और तुनक मिजाज हो, या कहो कपिला, आज भी आसानी से छेड़ और चिढ़ जाने वाले। चक्रधर की बात सुनकर कपिलाचार्य के चेहरे पर भ्रिकुटियां तन उठी और उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार और बताना पड़ेगा कि मेरा नाम कपिलाचार्य है, ना कि कोई कपिला। एक बात तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में घुसती क्यों नहीं है? कपिलाचार्य की झल्लाहट को देखकर चक्रधर ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या तुम मुझे मौत की तलवार कहकर नहीं चिढ़ाते हो? क्या मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा? तुम मुझे मौत की तलवार कहते हो तो मैं तुम्हें कपिला कहता हूं। हिसाब बराबर। बात खत्म। ऐसा कहने के बाद चक्रधर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर ऊपर आसमान की ओर कर लिया। विराज और बाकी लोग उन दो ज्येष्ठ लोगों को यूं बच्चों की तरह आपस में लड़ता झगड़ता देखकर दिग्भ्रमित होने लगे। उन सभी के माथे से पसीना बहने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर दो दोस्त आपस में मिल रहे थे या दो दुश्मन आपस में संवाद कर रहे थे। विपुल, यश और अयान का चेहरा तनाव से भर उठा। चक्रधर को ऐसे बच्चों की तरह लड़ता देखकर चक्रधर की जो इमेज उनके अंदर बनी हुई थी वह तेजी से टूटने लगी। चक्रधर और कपिलाचार्य के बीच बढ़ते तनाव को महसूस कर विराज ने उन दोनों को बीच में टोकते हुए कहा, वाइस डीन चक्रधर सर, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। गोल्डन पंख मेरा आत्मा का संबंध दैत्याकार जानवर है। विराज की बात सुनकर चक्रधर ने गोल्डन पंख को आश्चर्य के भाव के साथ गहराई से देखा और कहा, आत्मा का संबंध? ऐसा कहकर चक्रधर विराज को ध्यान से देखने लगे, मानो विराज के अंदर से किसी सच को टटोलने की भारी भरकम कोशिश कर रहे हो। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, विराज, तुम सच में कमाल का भाग्य लेकर जन्मे हो।
तुम इतनी छोटी उम्र में इतने शक्तिशाली दैत्याकार जानवर के साथ आत्मा का संबंध स्थापित कर चुके हो। ये तो कमाल है। चक्रधर गोल्डन पंख की पृष्ठभूमि को समझ चुके थे। विराज के लिए भी ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। चक्रधर कलिंजर संस्थान के बैटल हाउस के वाइस डीन थे, ऐसे में उनकी समझ पर संदेह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। चक्रधर की बात पर विराज ने कहा, हाँ, वैसे ये एक अचानक से हुई घटना मात्र थी। मैं किसी विशेष काम से एक विशेष स्थान पर गया था, वहां पर मुझे गोल्डन पंख मिल गया। मैं इसे अपने साथ ले आया। बाद में कपिलाचार्य के संपर्क में आने के बाद मुझे पता चला कि गोल्डन पंख कितना खास किस्म का दैत्याकार जानवर था। ये सब कुछ अच्छे सौभाग्यों की वजह से संभव हो सका। गोल्डन पंख से मिलने के बाद मेरा इससे कुछ ऐसा लगाव हुआ कि जल्दी ही हम दोनों ने एक दूसरे की आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया। विराज की बात सुनकर चक्रधर समझ गए कि विराज अधूरा सत्य बता रहा था, लेकिन वह इस मामले को और अधिक नहीं खींचना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने विराज के ऊपर से अपनी नजर हटाकर वापस से कपिलाचार्य के ऊपर डाल दी और उनसे कहा, कपिला, ये भूमि कलिंजर विद्यालय ऑफ मार्शियल आर्ट्स की है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भयमुक्त अमर संस्थान के वाइस डीन का कोई काम है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। चक्रधर की बात सुनकर कपिलाचार्य ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, हम महम्म। ऐसा कहकर कपिलाचार्य ने अपनी कलाई को एक झटका दिया और सुनहरे रंग का एक फूल उनके हाथों में प्रकट हो गया। उस फूल को विराज को देते हुए उन्होंने विराज से कहा, बेटे विराज, मैं कलिंजर एम्पायर की राजधानी में कुछ समय के लिए रहूंगा। अगर तुम्हें किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो तुम्हें। आखिर चक्रधर और कपिलाचार्य के बीच आपस में क्या पुराने संबंध थे जो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखने के लिए राज नहीं थे। कपिलाचार्य ने विराज के हाथों में फूल क्यों दिया था और अचानक से वह कलिंजर एम्पायर की राजधानी क्यों जा रहे थे। क्या विराज कपिलाचार्य की बात मान लेगा या फिर चक्रधर से कपिलाचार्य को कलिंजर संस्थान में रहने देने की अनुमति देने की प्रार्थना करेगा।